नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी और जीडीसी यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2021 के लिए सामान्य अध्ययन पेपर के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का 7वां पार्ट आज हम लोग देखेंगे। इसके पहले 6 पार्ट मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के इतिहास का अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी विकल्प से होगा कि क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो कि दक्षिण भारत के नायक शासकों द्वारा 16वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी के दौरान नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो सी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी और यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल यानी कि सीपीआई से टूटकर बनी थी। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917। कांग्रेस के 32वें अधिवेशन का आयोजन 26 से लेकर 29 दिसंबर 1917 के मध्य कलकत्ता में आयोजित हुआ था और इसमें एनी बेसेंट को कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष चुना गया था। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो एनी बेसेंट को चुना गया था। कब? तो ये 1917 में और कलकत्ता अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन था? क्रम याद रखिएगा, 32वां अधिवेशन था। और अगला क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, हजरत महल ने। लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था वो 4 जून 1857 को हुआ था और विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। उन्होंने अपने अल्पवयस्क बेटे बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया और प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अंत में जो है 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पे गोपाल हरि देशमुख को, ए ऑप्शन से हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख ये महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक थे। देशमुख ने साप्ताहिक पत्रिका प्रभाकर में लोकहितवादी उपनाम से महाराष्ट्र में समाज सुधार पर आलेख इन्होंने लिखे थे। और अगला क्वेश्चन है, कामागाटा मारू क्या था? तो कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, एक जहाज़ था। कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज़ था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज़ वर्ष 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है, 1946 में के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा। फरवरी 1946 में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में घोषणा की कि मंत्रिमंडल का शिष्टमंडल, जिसमें वह स्वयं सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर होंगे, भारत जाएगा ताकि वायसराय की सहायता से भारतीय नेताओं से राजनैतिक मामलों पर बातचीत कर सके। तो कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे, नाम उनका याद रखिएगा। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे। और अगला क्वेश्चन है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो यहाँ ए ऑप्शन से हो जाएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। वर्ष 1924 में बंगाल के तारकेश्वर शिव मंदिर के भ्रष्ट महंत के विरुद्ध तारकेश्वर आंदोलन चला था और महंत पर एक सरकारी कर्मचारी की पत्नी के साथ अवैध संबंध तथा मंदिर के धन के दुरुपयोग जैसे आरोप लगे हुए थे। अगला जो प्रश्न है वो आपका कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था किससे? उसका संबंध था डोमिनियन स्टेट से। बी विकल्प से हो जाएगा। 31 अक्टूबर 1929 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन
द्वारा जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध भारत को डोमिनियन स्टेट्स करने से था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दीपावली घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है जारी किया गया था। तो लॉर्ड इरविन, उस समय गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड इरविन। और अगला जो प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था। तो माउंटबेटन ने कहा था, सी विकल्प से हो जाएगा। माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा उन्होंने कहा था कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने अकेले कर दिखाया। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक अधिकार को खो दिया कब। तो यहाँ 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया था। और अगला क्वेश्चन है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था किस सन में। तो ये भी जो है कई बार पूछा जा चुका है। सी विकल्प से हो जाएगा 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था किसके द्वारा। मतलब किस राज्य में पूछा गया है, किस राज्य में संगठित किया गया था अभिनव भारत। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। बी.डी. सावरकर, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर। इनके द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1905 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। और अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। तो यहाँ डी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। 4 विकल्प दिया गया है, इसमें से एक कोई जो है आपका सुमेलित है वो बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही सुमेलित है। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज के लेखक जो हैं वह खालिद बी सईद हैं। बाकी द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक जो हैं पीटर हार्डी हैं। कौन है, तो पीटर हार्डी हैं। तो इसलिए जो है आपका पहला सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन दिया गया पीटर हार्डी द्वारा लिखा गया पुस्तक खिलाफत टू पार्टीशन, ये भी गलत है। खिलाफत टू पार्टीशन ये मोइन शकीर की पुस्तक का नाम है। उसके बाद मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, इसके लेखक जो हैं W.C. स्मिथ हैं। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन ही सही सुमेलित है। और अगला क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो यह दादा भाई नौरोजी ने दिया था। सी विकल्प से हो जाएगा। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। ये कथन भारतीय राजनीति के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी को। और ये जो है प्रख्यात राजनेता थे, उद्योगपति भी थे, शिक्षाविद और विचारक भी थे दादा भाई नौरोजी। तो सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है किस पर। तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। डी विकल्प से हो जाएगा। आनंद मठ ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित एक बंगाली उपन्यास है जो कि 1882 यानी कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और यह उपन्यास 18वीं शताब्दी में बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, हाली पद्धति संबंधित थी किससे। तो यह बधुआ मजदूर से संबंधित था। ए विकल्प से हो जाएगा। हाली पद्धति ये बधुआ मजदूर एवं बधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिल राज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो वह है लॉर्ड कर्जन। बी विकल्प से हो जाएगा। प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट ये जापान कोरिया चीन नामक पुस्तक के लेखक जो है कर्जन है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किस में महात्मा गांधी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये आपका 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के मध्य द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में ही महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था।
और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो इन्होंने नागपुर अधिवेशन में, ए विकल्प से हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने जो है इस अधिवेशन में रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए उनके शासकों से यह मांग की कि प्रजा को पूर्ण उत्तरदायी सरकार दी जाए। तो नागपुर अधिवेशन पूछा जाए कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी विकल्प से हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो हुआ था वह अप्रैल 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। और स्वामी सहजानंद सरस्वती ये अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। तो प्रश्न भी पूछा जाता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये यूपीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में जो है स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव 1882 ईस्वी से भारत में जो है आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ माना जाता है। और लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय तथा स्थानीय नागरिक को वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि किन किन मदों का आम व्यय स्थानीय प्रशासन को सुपुर्द किया जा सकता है। तो लॉर्ड रिपन यहाँ से हो जाएगा आपका। और अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहला जो दिया गया है, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ये आपका बिल्कुल सही है। नेहरू रिपोर्ट किसने जो प्रस्तुत किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। चंपारण आंदोलन से महात्मा गांधी संबंधित हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, सही है। खिलाफत आंदोलन दिया गया है M.A. जिन्ना, ये आपका जो है सुमेलित नहीं है, गलत है। खिलाफत आंदोलन ये प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शौकत अली बंधु थे, जिनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। और इसमें अबुल कलाम आज़ाद भी थे, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी इसमें शामिल थे, ना कि जो है M.A. जिन्ना इसमें शामिल थे। तो डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न भी पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा। और अगला जो प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? तो यह किया गया था अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा, सी विकल्प से हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना 1907 में अवनींद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। अगला जो प्रश्न है, अब निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ भी 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें। तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, काकोरी षड्यंत्र प्रकरण दिया गया 1924, ये गलत है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण ये आपका 9 अगस्त, डेट याद रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हुई ट्रेन डकैती को कहते हैं। और इस डकैती में जो है क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर ट्रेन से ले जाए जा रहे 4000 रुपये की डकैती की थी। और इस डकैती में चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, मनमथ नाथ गुप्ता, राजेंद्र लाहिड़ी और आदि जो है क्रांतिकारी इसमें शामिल थे। और लाहौर षड्यंत्र प्रकरण प्रथम एवं द्वितीय निर्णय में की तिथियां जो है 1916 एवं 1930 में है। तो ये जो है आपका सुमेलित है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, बाकी सभी सुमेलित है। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। काकोरी कांड जो है याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला जो प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये ऑप्शन जो है यहाँ से हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेजर। सर एंड्रूज फ्रेजर ये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने वर्ष 1903 से लेकर के 1908 ईस्वी तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। और बंगाल विभाजन जो हुआ था आपका 1905
में हुआ था और बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी थी, सर एंड्रयू फ्रेजर की। और उन बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है आपका, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे, तो यह जुड़े हुए थे स्वदेशी आंदोलन से, तो बताया भी गया है प्रैक्टिस सेट में GIC के। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर, गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से जो है पुस्तक के रूप में इन्होंने संपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था किसको? तो यह सौंपा गया था महात्मा गांधी को। बी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919, सन भी पूछा जाता है कई बार, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था यह कांड। और इस नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अगला प्रश्न है, अब महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा शौकत अली ने। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को इनका मृत्यु हुआ था। और इनकी मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने उठाया था। मौलाना हसरत मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। और अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो वह थे मनसुख लाल नजर। टी विकल्प से होगा यहाँ पे। इंडियन ओपिनियन ये महात्मा गांधी द्वारा जो है दक्षिण अफ्रीका से वर्ष 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो कि नटाल कांग्रेस के सचिव भी थे। और यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। और अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है, यानी कि गलत है, कौन सा कथन? तो इसमें आपका डी ऑप्शन देख सकते हैं आप कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, ये आपका गलत है। दादा भाई नौरोजी ये पहले भारतीय थे जो कि एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। और ये 1892 से लेकर के 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे हैं। इन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार की शुरुआत 1851 ईस्वी में की थी। दादा भाई नौरोजी ने 1886, ये याद रखिएगा, 1886, उसके बाद 1893 और उसके बाद आपका 1906 में कुल 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। तो यहाँ दिया गया है कि उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि गलत है। बाकी वह पहले भारतीय थे, जो है आपका पहला सही है। 1892 में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य निर्वाचित किया गया था इनको, और उन्होंने गुजराती पत्रिका राष्ट्र गुफ्तार का आरंभ भी किया था। बाकी सभी सही है, डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कौन सा था वह था अमृतसर अधिवेशन 1919। डी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन जो कि 1919 में हुआ था भाग लिया था। इन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत होने वाले विधायिका के चुनाव के बहिष्कार करने की महात्मा गांधी की नीति का विरोध किया था। तिलक ने उत्तरदायी सहयोग की नीति को अपनाने की सलाह दी थी। बाद में जो है इनका 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई। अगला जो प्रश्न है वो आपका कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है? तो वह है हिंद स्वराज। सी ऑप्शन से हो जाएगा। महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है। महात्मा गांधी द्वारा यह पुस्तक मूलतः गुजराती भाषा में वर्ष 1909 में लिखी गई थी और महात्मा गांधी द्वारा यह टिप्पणी ब्रिटिश पार्लियामेंट की कार्यप्रणाली पर की गई थी। तो पूछा गया है किस पुस्तक में कहा था उन्होंने, हिंद स्वराज में। अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता कीजिए। पहला है बीजी तिलक का निधन, दूसरा है एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना, तीसरा जलियांवाला बाग नरसंहार, चौथा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। तो कूट के माध्यम से आपको बताना है कौन सा सही है यहाँ। तो सबसे पहला जो दिया गया बीजी तिलक का निधन, तो अभी इसके पहले भी बताया गया 1 अगस्त 1920 को हुआ था
और एक अधिनियम के रूप में रौलेट विधेयक पास होना, तो ये आपका मार्च 1919 में हुआ था। और जलियांवाला बाग नरसंहार आपका अप्रैल 1919 में हुआ था, ये 13 अप्रैल 1919 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919, ये आपका दिसंबर 1919 में हुआ था, 26 से 30 दिसंबर 1919 के बीच, तो दिसंबर 1919 हो जाएगा ये। तो क्रम से यदि देखा जाए तो यहाँ पे आपका 2 3 4 1 यानी कि ए विकल्प से हो जाएगा यहाँ। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के पुस्तक के लेखक जो है फ्रैंक मोरिस दिया गया, जो कि गलत है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर नामक पुस्तक के लेखक दुर्गादास हैं। कौन है? तो दुर्गादास हैं। बाकी जो है इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, पूछा जाता है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी, ये भी सही है। और इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक जो हैं राजेंद्र प्रसाद हैं, ये भी सही है। डी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से हो जाएगा, मैक्स मूलर ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाए जाने के पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने जो है 17 फरवरी 1898 को प्रीवी काउंसिल के सदस्य सर जॉन लुबाक को लिखे एक पत्र में दया की वकालत करते हुए कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो यह किया गया था कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में प्रथम बार स्वराज शब्द बाल गंगाधर तिलक द्वारा व्यक्त किया गया था। और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द की व्याख्या करते हुए इसे कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य बताया था। और अगला क्वेश्चन है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं रफ़ीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक रफ़ीक जकारिया हैं, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किस एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन से हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। तो दोस्तों जो है ये था आपका आधुनिक भारत के इतिहास का 7वां सेट। इसके पहले जो है 6 सेट अपलोड कर चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप UP-SSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ के UP-SSC पेट एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। ये बैच आपका 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 जुलाई यानी कि 4 महीने का जो है कोर्स का ड्यूरेशन है। इसमें आपको UP-SSC के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। लाइव क्लासेस हैं, इसमें वीकली क्यूज हैं और PDF नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो जो लोग UP-SSC पेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और आप इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर EXAMLERNER, जिससे आपको जो है 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा।